हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, फाइनली आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स का। कल ही हमने इसका रोलिंग मोशन जो टॉपिक थे उसको कवर किया है, वो हमारा लास्ट टॉपिक था एक्चुअली। और थोड़ा बहुत पार्ट उसका बचा है, लेकिन मैं आज कवर अप कर लूँगी, थोड़ा नोट वगैरह बचा है। लेकिन आज मैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम MCQs लेने वाले हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक पढ़ाते वक्त लिए हैं, लेकिन आज मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। CT में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो बेटर रहेगा अभी से हम लोग एंट्रेंस की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगी, और उसके साथ साथ जो टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत आप लोग खुद भी इसकी तैयारी करोगे। जितने ज़्यादा हो सके MCQs अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। CT में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा इस लेक्चर के लिए तो उसको बंद करो, हो सके तो हेडफोन पहन के बैठो। अगर हेडफोन ना लोगे तो आपको आजू बाजू की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से देखो, और इसके पहले जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, तभी ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सभी फॉर्मूलेज आपको इसके लिए लर्न होने ही चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं, उसको लर्न करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। तो बच्चों पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी, तब तक के लिए मैं पॉज करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लिखूंगी। क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको एक बार खुद ट्राई करोगे, आपको आता है कि नहीं सॉल्व करने की कोशिश करोगे पॉज करके। और अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखो मैं बताने ही वाली हूँ, उसको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। तो बेटर रहेगा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, लेकिन बच्चों उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया? देखो, रोलिंग मोशन का टॉपिक हमने स्टडी किया, राइट ना। रोलिंग मोशन क्वेश्चन तो स्टार्ट करूँगी अभी मैं। रोलिंग मोशन में देखो, कल मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला उसके पहले लेक्चर में हमने डिराइव किया था, आई थिंक सो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला देखो क्या था, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आपका लर्न होना ही चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैं आपको डेरिवेशंस बताऊंगी सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने ही चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हर एक चैप्टर का फॉर्मूलेज का लिस्ट बनाओ, उसकी एक नोटबुक मेंटेन करो, और हो सके तो हर रोज़ वो जो फॉर्मूलेज में बताती हूँ उसको रिवाइज करते चलो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सबसे पहले रोलिंग मोशन में। उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा था किसका? वेलोसिटी का, वेलोसिटी और स्पीड का। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो पॉज करके मुझे बताओ जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला है √2gh डिवाइड बाय 1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी बड़ी है, अगर ये बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये डिवाइड बाय है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बढ़ता है उतना रेशो कम होता है, ओके। उसके बाद हमने स्टडी किया था बच्चों एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन। और उसके ऊपर मैंने जेई का एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिया था, एक नहीं मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन देखो क्या होता है, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, ओके। तो बच्चों ये सभी रोलिंग मोशन के फॉर्मूलेज मैंने आपको कल पढ़ाए थे। अभी आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रेशो बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो रेशो क्या है, देखो तीनों काइनेटिक एनर्जीज को हम लोग थोड़ा कंपेयर करने वाले हैं और उससे एक रेशो बनेगा।
उसका यूज़ करके आप तुरंत बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी। मतलब कोई भी बॉडी जब रोल कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ज़्यादा है या ट्रांसलेशनल ज़्यादा है। वैसे मैंने आपको एक नोट लिख के दिया है, आपको याद आएगा अगर आपने लेक्चर ठीक से पढ़ा है तो देखो बच्चों, अगर सबसे पहले मैं बताऊँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तुरंत बताएंगे सब लोग। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपने बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। उसके बाद देखो सेकेंड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I⍵²। इसमें बच्चों I क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mk² हम लोग पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है v/r, राइट। अगर ये दोनों वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट किए तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मुझे क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ I की जगह पे मैं पुट करूंगी mk² इंटू ओमेगा की जगह पे मैं पुट करूंगी v/r द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू mk² इंटू v² डिवाइड बाई r²। और इसको अगर मैंने रीअरेंज किया तो मुझे मिलता है हाफ mv² इंटू k² डिवाइड बाई r²। ओके, ये किसका फॉर्मूला मिला मुझे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो, दैट इज इक्वल टू हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k² डिवाइड बाय r², 1 + k² डिवाइड बाय r²। तो बच्चों ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल एंड ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अगर तीनों का रेशो में लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो इन तीनों का रेशो हम लोग लेने वाले हैं। ये एक्चुअली रोलिंग मोशन का ही टॉपिक है, बट कल अगर मैं इसको पढ़ाती तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने आज इसको कवर किया और इसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो उसके साथ साथ इसका फॉर्मूला भी लिखो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड देन होता है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन तीनों का रेशो अगर मैं लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², राइट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv² इंटू k² बाय r², ऑलरेडी हमने डिराइव किया अभी। एंड रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k² बाय r²। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे ये सेम क्वांटिटी है तो ये मैं कट कर सकती हूँ, ये कैंसिल हो सकती है और ये रेशो हमें मिलता है 1:k² बाय r², 1 + k² बाय r²। मतलब देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटी है k² बाय r², ये डिफाइन कर रही है यहाँ पे कौन सी एनर्जी ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर लिया और हॉलो स्फीयर को आपने रोल किया। ओके, हॉलो स्फीयर को रोल किया, तो रोल करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, तो उसको हमें कंपेयर करना है। तो देखो, मतलब उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है, रोटेशनल एनर्जी कितनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन रिंग में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों भी इक्वल होती है। तो मान लो हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर का I का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके mr² की पहले जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, दैट इज k² बाय r² की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यू किसकी है, 2/3 k² बाय r²। अब मुझे इसका रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एज टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज टू काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है रोलिंग का। तो ये पता है मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितनी है, 1:, ये कितनी होती है k² बाय r², ये कितनी होती है 1 + k² बाय r²। तो बच्चों इसकी वैल्यूज़
क्या है 2/3, वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस साइड लिखती हूँ मैं, मुझे क्या मिलेगा देखो, ये 1 तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, k²/r² मतलब क्या है 2/3, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/3 इज टू 1 + k²/r² मतलब 1 + 2/3। अगर इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 2/3, 3 × 1 = 3 + 2 / 3 मतलब ये कितना बनेगा 1:2/3 इज टू 3 + 2 = 5/3। अगर 3 से मैंने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 आएगा, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2/3 आएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5/3 आएगा। यहाँ का 3 कैंसिल, यहाँ का 3 कैंसिल, तो मुझे रेशो मिलता है 3:2:5। बच्चों देखो, ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है कितनी 5, उसमें से आउट ऑफ दैट 3 जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, 2 जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 5 का 3 मतलब 60% एनर्जी जो है वो कौन सी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। 60% एनर्जी किसकी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एंड 2 मतलब कितना 40%, 40% जो है वो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर एक बॉडी के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन रिंग के लिए ये दोनों एनर्जीज क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया सबको? क्योंकि रिंग का फॉर्मूला क्या है, mr², वहाँ पे 1 आता है, तो k²/r² क्या है, 1 है, इसका मतलब वहाँ पे सेम रेशो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है रिंग के लिए, I = क्या होता है mr², तो ये 1 है, मतलब k²/r² की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये मैं अगर पुट करूँ तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1:1, ये 1 + 1 कितना बनेगा 2। तो ये दोनों के लिए सेम रहेगी, है ना। सिर्फ रिंग के लिए ये दोनों सेम होती है, बाकी चीज़ों के लिए ये क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू ट्रांसलेशनल लेस होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। तो बच्चों ये जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से कॉपी करो, एंड देन मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है आपके सामने, तो कौन पॉज करके सॉल्व करेगा सबसे पहले, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है CET 2019 का। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन देखो क्या था, व्हेन W जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन अ फ्लाई व्हील, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज फ्रॉम N1 हर्ट्ज टू N2 हर्ट्ज। क्या बोला है, W जूल। कंसेप्ट थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, ऑब्वियसली आपके MCQs में कंसेप्ट थोड़ा ट्विस्ट करके ही पूछेंगे। ठीक है, W जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन अ फ्लाई व्हील। एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील पता है सबको, जो रोटेट होता है, तो उसके ऊपर W जितना वर्क डन हो रहा है, ओके, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दिया है, इंक्रीज़ हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, N1 से N2 तक इंक्रीज़ हो रहा है हर्ट्ज। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ गिवन बाय, हमें I की वैल्यू बतानी है। और अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा वर्क डन के फॉर्म में आपको I की वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके पूछा है, W / 2π² N2² - N1², W / 4π² N2² + N1², W / 4π² N2² - N1², W / 2π² N2² + N1²। बच्चों अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक ऑप्शन में वर्क डन एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको आ रहा है तो पॉज करके ज़रूर सॉल्व करें, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देखो, फ्लाई व्हील मतलब वर्क डन बताना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों लेकिन ये रोटेशन का वर्क डन है, यहाँ पे हमें पता है फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से, ओके, एंड एस रिप्लेस होता है थीटा से। फोर्स टॉर्क से रिप्लेस होगा, एस थीटा से रिप्लेस होगा, मतलब हम वर्क डन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू टाउ, इस सिंबल को हम लोग टाउ बोलते हैं, टाउ इंटू थीटा। ओके, और हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास किसको रिप्लेस कर रहा है, आई को,
एक्सेलरेशन किसको रिप्लेस कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो मैं यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू लिखती हूँ आई इंटू अल्फा, इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ वर्क डन के फॉर्मूले में आई इंटू अल्फा इंटू थीटा। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, आई निकालना है, तो मैं आई एज इट इज़ रखूँगी, अल्फ़ा थीटा को इधर शिफ्ट करूँगी, तो मुझे मिलेगा W डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू थीटा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू थीटा। मतलब मुझे वर्क डन तो मिल गया, वर्क डन सभी जगह पे है। अब मुझे ये अल्फ़ा थीटा का कुछ तो भी करना होगा। अल्फ़ा थीटा को मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन के फॉर्म में, मतलब n2 n n1 के फॉर्म में लिखना होगा। इसके लिए हमें यूज़ होंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबको पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, थर्ड, जिसमें अल्फ़ा थीटा आता है। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है देखो, तो आपको मैं पहले लीनियर का बताती हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वैसे यहाँ पे v मतलब क्या, डब्ल्यू एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, डब्ल्यू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू आई स्क्वायर प्लस 2a रिप्लेस करेगा अल्फ़ा को, s रिप्लेस करेगा थीटा को। इसे देखो आपको अल्फ़ा थीटा मिल रहा है ना, लेकिन मुझे ओमेगा की जो वैल्यू है, इसको ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn। बच्चों ये सभी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं, ये सभी फॉर्मूलेज की होप्स आपके पास एक नोट होगी और ये फॉर्मूलेज एक जगह पे लिस्ट होगी और आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किए होंगे, ऐसे में मान के चल रही हूँ और आपको करना ही है इन एनी हाउ। तो देखो यहाँ पे ओमेगा एफ की वैल्यू में ये पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा 2πn2, ओमेगा n2 बोला है, n1 बोला है, तो n2 का स्क्वायर करना है मुझे, इज इक्वल टू ओमेगा आई मतलब 2πn1 का स्क्वायर करना है प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। आई वॉन्ट अल्फ़ा थीटा, माई टारगेट इज़ वॉट, अल्फ़ा थीटा। सो मुझे अल्फ़ा थीटा निकालना है बेसिकली। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, 2πn2 स्क्वायर, ये 2πn1 अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या मिलेगा, 2πn1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। ओके, तो ये 2 भी मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब 2πn2 स्क्वायर माइनस 2πn1 स्क्वायर, ये 2 इस साइड आके क्या होगा, आई एम सॉरी बच्चों एक गलती मैंने कर दी, देखो ये 2π का क्या बनेगा, 4π स्क्वायर, हाँ सॉरी 4π स्क्वायर, 2π n2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4π स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा 4π स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा 4π स्क्वायर n2 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4π स्क्वायर n1 स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा है ना, अल्फ़ा थीटा। तो ये वैल्यू जो है इसको हम लोग किसके अंदर पुट करने वाले हैं, इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो देखो यहाँ पे 4π स्क्वायर में कॉमन निकाल दूँ, बाद में निकालते हैं। आई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू तो एज इट इज़ रखो, डिवाइड बाई यहाँ पे देखो 4π स्क्वायर और ये अल्फ़ा थीटा की जो वैल्यू है अल्फ़ा थीटा के यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 4π स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 4π स्क्वायर n1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों में से मैं 4π स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय 4π स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचेगा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय ये 2π स्क्वायर बनेगा एंड इनटू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, n2 स्क्वायर, 2π स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है बच्चों। बेसिकली पहले ये सोचो कि बोला क्या गया है, ऑप्शंस देखो किसके फॉर्म में लाने हैं, उसके हिसाब से आपको लॉजिक लगा के फॉर्मूलेज डिराइव करने हैं एंड देन आपको फाइनली आंसर लाना है। हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, लेकिन उसके पहले आपको बोर्ड की थ्योरी सभी आनी चाहिए, तभी आप लोग ये सॉल्व कर सकते, अदरवाइज़ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो चलो जल्दी से इसको पॉज करके नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, बेटर वे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, पॉज करके इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ।
अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज़ लेंथ एल। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है। होप सो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूलेज होंगे, अगर नहीं है तो उसकी लिस्ट निकाल के बैठो और लिखो, वो फॉर्मूलेज लिखो, आपकी बुक में सभी दिए हैं। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज़ लेंथ एल एंड रेडियस आर। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है एल, जिसकी रेडियस है आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उससे सेंटर से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज इक्वल टू, सेंटर से पास होने वाला लेंथ को परपेंडिकुलर ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसको इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सर्कुलर फेस। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का ही, लेकिन अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर में से, एंड परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ को, राइट। एंड दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, लेकिन परपेंडिकुलर है उसके सर्कुलर फेस को। मान लो ये सिलेंडर है, ओके। ये सिलेंडर का क्या होता है? ये सर्कुलर फेस होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उन्होंने क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर में से पास हो रहा है एंड लेंथ को परपेंडिकुलर है। ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दूसरा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको इक्वल कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से ही पास हो रहा है लेकिन उसके फेस को परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ऐसे है, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। पॉज करके जल्दी से ट्राई करके देखेंगे आप लोग, ओके। 1 2 3, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या होता है? mr²/2। ये किसको इक्वेट कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 प्लस ml²/12, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये दोनों इक्वल है, ऐसे उन्होंने कंडीशन दे के रखी है क्वेश्चन में। CET 2019 का ही सवाल है बच्चों। तो यहाँ से m में कॉमन निकाल सकती हूँ, सॉल्व करते। रिलेशन बताना है L एंड R का, सभी जगह पे दिया है। mr²/2 इज इक्वल टू m, अगर मैंने कॉमन निकाला तो बचेगा r²/4 प्लस l²/12 इट स्क्वायर। तो दिस m एंड दिस m गेट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा r²/2 इज इक्वल टू r²/4 प्लस l²/12। तो इस टर्म को इधर शिफ्ट करते तो बचेगा r²/2, इस साइड आके माइनस बनेगा, r²/4 इज इक्वल टू l²/12 बनेगा, ओके। इसको मैं रफ करती हूँ, इस साइड लिखते हैं हम लोग। अभी देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो बेस सेम कर लो और इसको सॉल्व करो, बस रिलेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ओके। तो मिलेगा मुझे 2r²/4 माइनस r²/4 इज इक्वल टू l²/12। तो 2r² माइनस r² बचता है r²/4 इज इक्वल टू l²/12। अब देखो मुझे l² का r का रिलेशन चाहिए। मैं l² एज इट इज़ रखूँगी, 12 को इधर शिफ्ट करूँगी। l² इज इक्वल टू 12 इंटू r²/4। तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। l² इज इक्वल टू 3 इंटू r², मतलब l इज इक्वल टू क्या बनेगा? √3 बनेगा एंड r² स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद सिर्फ r बचेगा। इसका मतलब हमें रिलेशन मिलता है √3r, l इज इक्वल टू √3r। तो कौन सा रिलेशन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूलेस पता होने बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको पता होगा तभी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो वैसे कमेंट करो, मैं इन फॉर्मूलेस की लिस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन MHT CET 2019 का। इसको जल्दी से कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, नीट 2008 का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। नीट के सवाल बहुत ही आसान है बच्चों, एज़ कम्पेयर टू CET एंड JEE। नीट के सवाल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि थेरोटिकल होता है। नीट में ज़्यादा आपको सॉल्व करने के लिए नहीं रहेगा, थेरोटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड लिया जिसकी लेंथ कितनी है? L है, टोटल लेंथ कितनी है? L।
एंड मास m इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट। देखो ये l लेंथ का रॉड लिया है, इसका ये मान लो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से इसको बेंट किया, ओके इस मिड पॉइंट से इसको बेंट किया एट इट्स मिड पॉइंट इनटू 2 हाफ्स सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। उसको ऐसे बेंड किया कि उसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिकल करके, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन डिफाइंड बाय द 2 हाफ्स ऑफ द रॉड इज़, और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए, ml²/24, ml²/12, ml²/6 एंड √2 ml²/24। देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, एक रॉड उन्होंने दिया है, ये रॉड है जिसकी लेंथ है l, ओके, जिसका मास है m। इसको ऐसे बेंड किया, 90 डिग्री एंगल में रखा, कुछ ऐसे, एम आई क्लियर, और मिड पॉइंट पे बेंड किया है, 90 डिग्री एंगल में रखा है। एंड देन यहाँ पे जहाँ पे बेंडिंग हुआ है ना, वहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा ये उन्होंने पूछा है। तो बेंडिंग ऑफ रॉड एट इट्स एंड पे अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फार्मूला है बच्चों। आप लोग सॉल्व करोगे, पॉज करके आप खुद ट्राई करोगे, ओके, नहीं तो मैं ट्राई करके देती हूँ। चलो सॉल्व करो जल्दी से, 3, 2, 1, मैं सॉल्व करके देती हूँ। चलो अगर आपको आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके रखें। देखो मैं सॉल्व करके देती हूँ। ये रॉड है, ये रॉड है, इसकी लेंथ दी है कैपिटल L, इसका मास दिया है कैपिटल M, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से इसको बेंड किया तो कैसे बनेगा, 90 डिग्री एंगल में रखा तो ऐसे बनेगा। इसको बेंड करने के बाद 90 डिग्री एंगल में रखा तो ऐसे बनेगा। बच्चों अभी इसकी लेंथ चेंज होगी, देखो इसकी लेंथ बनेगी L/2, इसकी लेंथ बनेगी L/2, इसका मास भी चेंज होगा। इनिशियली मास कितना था m, अब कितना बनेगा m/2, इसका भी कितना बनेगा m/2। दोनों का मास एंड लेंथ दोनों भी चेंज हो गए। और यहाँ पे एट इट्स बेंडिंग पॉइंट हमें क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे अभी 2 रॉड हो गए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए बेंडिंग पॉइंट कितना होता है आपको याद होगा, आई ऑफ इट्स एंड बोलते हैं हम उसको, वो कितना होता है, दैट इज़ ml²/3 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे दोनों रॉड्स के लिए। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का बनेगा, इसका ml²/3, इसका ml²/3, ml²/3 प्लस ml²/3। तो बच्चों देखो यहाँ पे मास चेंज हो गया है, L भी चेंज हो गया है। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 1/3 ml², ताकि मैं मास पुट कर सकती हूँ 1/3 ml²। तो मुझे पता है मास कितना है, मास कितना है m/2, L कितना है L/2, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। 1/3 m की जगह पे हम लिखेंगे m/2, L की जगह पे हम लिखेंगे L/2 का स्क्वायर, प्लस 1/3 m की जगह पे हम लिखेंगे m/2, L की जगह पे हम लिखेंगे L/2 का स्क्वायर। दैट इज़ इक्वल टू 1/3 m/2 एज इट इज़ रहेगा, L² बनेगा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर बनेगा 4, प्लस सिमिलरली यहाँ पे ml² बनेगा, 1/3 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 एंड L², 2 का स्क्वायर बनेगा 4, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो कैसे आएगा, ये बनेगा ml²/3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, प्लस यहाँ पे आएगा ml²/24 अगेन, ओके। अब यहाँ पे इस साइड लिखती हूँ मैं, देखो ये I इज़ इक्वल टू ml²/24 प्लस ml²/24 कितना बनता है, I इज़ इक्वल टू 2, बेस सेम है तो डायरेक्टली एडिशन हम लोग कर सकते हैं, 2 ml²/24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो I की वैल्यू हमें मिलती है ml²/12। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना मिलेगा एट इट्स एंड, दैट इज़ ml²/12। 2008 नीट का सवाल था और बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो और खुद ट्राई करो, सॉल्व करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, नीट 2011 का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, वापस वही, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। मतलब एक रॉड दिया है, मैं आपको बताती हूँ, एक रॉड दिया है, ओके, उसका ये मिड पॉइंट है जिसकी लेंथ कितनी दी है हमें, दिस टोटल लेंथ इज सपोज टू बी L,
इसका मास हमें दिया है m, एंड लेंथ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से एक मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है। तो अगर ये टोटल लेंथ l है तो इससे मिड पॉइंट से ये लेंथ कितनी बनेगी, l/2 बनेगी, हाफ ऑफ इज दिस टोटल लेंथ। एंड टू इट्स लेंथ I0, वो कितना दिया है, दैट इज़ I0। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, मतलब इसके एक एंड से दूसरा एक्सिस पास हो रहा है। दो एक्सिस, मतलब दो एक्सिस वाला थ्योरम कौन सा है, तुरंत याद आना चाहिए आपको। दो एक्सिस वाला थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बच्चों। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सबको पता होना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए। पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज, यस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये एक्सिस मैंने लिया और यहाँ पे लेंथ को परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, याद होगा आपको, होप सो मैंने प्रूफ दिया है इसका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर, I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। तो ये I हमें निकालना है। I सेंटर ऑफ मास मतलब इससे पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना दिया है, I0। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी I0 प्लस mh स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस दो एक्सिस का एक दूसरे में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे l/2, दैट इज़ l/2 का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू I0 प्लस m इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, I0 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, येस इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, आप कंपेयर कर सकते हैं। नीट के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, जो बच्चे नीट देना चाहते हैं वो लोग आसानी से फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके फिज़िक्स के सवाल बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2012 का। बच्चों आप खुद क्वेश्चन ट्राई करो, इतना सिंपल सवाल है, आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये तो पक्का आपको आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो आप बोलोगे मैम हर एक क्वेश्चन को सिंपल ही बोले जा रहे हैं, बट सच में नीट के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने थियोरी बहुत अच्छे से की है, पूरे लेक्चर्स जितने भी लेक्चर्स है सभी अगर आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुने, तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं जाने वाला। तो क्वेश्चन देखो क्या है, पॉज करके खुद ट्राई करना है। लेकिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू, देखो इसका मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट पे रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस, कौन से पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट हमें पता है। आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। आर यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सी पॉइंट ए तो यहाँ पे ही है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है उसका, जीरो डिस्टेंस मान के चलो। यहाँ पे देखो डी थोड़ा सा ज़्यादा है, सी और भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे दूर कौन है, बी। अगर बी सबसे दूर है तो आर बी का सबसे ज़्यादा रहेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, बी का। बच्चों 2012 में फ्री के मार्क्स थे, है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है। जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे के क्वेश्चंस लेती हूँ मैं, फटाफट कॉपी करो, चलो चलो। एंड बच्चों नेक्स्ट MCQ आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। ये क्वेश्चन देखो दो बार पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया है। सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखो क्या है, द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन बोलो, जायरेशन बोलो, ऑफ अ सर्कुलर रिंग एंड अ सर्कुलर डिस्क of the same mass and radius about an axis passing through their centers and perpendicular to their planes। रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो हमें बताना है, किसके लिए, एक रिंग के लिए एंड डिस्क के लिए। मतलब आपको क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे, KR डिवाइड बाई KD, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग डिवाइड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। ओके, तो सबसे पहले देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, MK स्क्वायर। तो K का फॉर्मूला क्या बनेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m इस साइड आके डिवाइड होगा I डिवाइड बाई m। ओके, तो k इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट I डिवाइड बाई m। तो I ऑफ रिंग क्या होता है बच्चों, I ऑफ रिंग होता है mr स्क्वायर। I ऑफ डिस्क क्या होता है, I ऑफ डिस्क होता है mr स्क्वायर बाई 2। ये दोनों की वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो
के ऑफ आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई ऑफ आर, आर मतलब कितना, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ओके, ये मैंने क्या किया, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर पुट की एम, तो ये एम एम गेट कैंसल, तो ये कितना बनेगा, एम एम गेट कैंसल, रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होगा और ये बचेगा आर, मतलब के आर इज इक्वल टू कितना बन रहा है, बस आर बन रहा है, आर स्क्वायर निकल गया। उसके बाद अभी सेम डिस्क के लिए हम के डी निकालते हैं, के ऑफ डिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट आई ऑफ डिस्क डिवाइड बाई एम, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आई ऑफ डिस्क कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई ये m एज इट इज़ रहेगा, ये एम गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1/√2, ये 1/√2 बनेगा, आर स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद कितना बनेगा, आर बचेगा। ओके, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, √2 आएगा। अब इन दोनों का हमें रेशो लेना है, के आर डिवाइड बाई के डी इज इक्वल टू, के आर कितना है, बस आर है, डिवाइड बाई के डी कितना है, निकाला, के डी है ये 1/√2 आर। तो बच्चों ये आर गेट कैंसिल, √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या मिलेगा, के आर डिवाइड बाई के डी इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 1, मतलब आपको क्या मिलेगा, √2 इज टू 1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, होप्स आपने पॉज करके खुद सॉल्व किया होगा। अगर किया है और आंसर आपका आया है तो आप लोग एंट्रेंस के लिए तैयार हो इस चैप्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, JEE मेन 2020 का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है और किसके ऊपर बेस्ड है बता देती हूँ मैं आपको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के ऊपर बेस्ड है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, अगेन रॉड का सवाल, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक से समझ लो, देखो एक रॉड दिया है, रॉड है, ये रॉड का सेंटर पॉइंट है जिसमें से एक एक्सिस पास हो रहा है। ओके, एक एक्सिस पास हो रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, जिसकी एल जितनी लेंथ दी है इसकी लेंथ कितनी होगी, एल, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4। बच्चों देखो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, L/4 जितने डिस्टेंस से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो ये एक्सिस तो ऑलरेडी है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा, और दूसरा L/4 जितने डिस्टेंस पे एक एक्सिस पास हो रहा है उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, के का फॉर्मूला निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो बच्चों 2020 JEE मेन 2020 के सवाल बहुत ही आसान थे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, देखो पैरेलल एक्सिस क्या मैंने बताया आपको, ऑलरेडी हमने यूज़ भी किया आज। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mh², h कितना दे के रखा है, L/4। आई सेंटर ऑफ मास मतलब रॉड के लिए सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12 बच्चों, राइट ना, प्लस m इंटू h² मतलब क्या, L/4 का हमें स्क्वायर लेना है, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू mL²/12। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर k निकालेंगे, k निकालना है हमें, mL²/12 प्लस m इंटू एल का स्क्वायर बनेगा L² डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर बनेगा 16। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, i इज इक्वल टू 16 mL² प्लस 12 mL² डिवाइड बाय 12 इंटू 16। 16 प्लस 12 कितना बनेगा बच्चों, 28 बनेगा, राइट। i इज इक्वल टू 16 प्लस 12 इज इक्वल टू बनेगा 28 mL² डिवाइड बाय 12 इंटू 16 एज इट इज़ रखो, बाद में उसको सॉल्व कट करेंगे हम लोग। तो i इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, किससे डिवीजन जाएगा, देखो 4 से जा सकता है, 4 7 जा 4 4 जा, तो 12 4 जा होने का 48, 7 mL² डिवाइड बाय 48। आपको समझ में आ गया होगा, 7 डिवाइड बाय 48 यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना, तो यही ऑप्शन है, हमें k निकालना है। तो चलो k निकालते, क्योंकि यहाँ mL² है, हमें i नहीं चाहिए, हमें k चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। i इज इक्वल टू क्या होता है, mk², तो k² इज इक्वल टू बनेगा i डिवाइड बाई m, तो k इज इक्वल टू बनेगा √i डिवाइड बाई m। तो यहाँ पे i का फॉर्मूला जो हमने अभी अभी निकाला उसको पुट कर दो, क्या बनेगा, √i का फॉर्मूला 7 mL² डिवाइड बाई
48 डिवाइड बाई एम। तो बच्चों एम गेट कैंसल, एल स्क्वायर बाहर आने के बाद बनेगा, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, एक लेट मी चेक, यस इट इज़ विजिबल। तो बच्चों देखो यहाँ पे k इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, k इज़ इक्वल टू बनेगा 7√7 डिवाइड बाई 48, और ये जो एल स्क्वायर है बाहर आने के बाद वो बस एल बनेगा, √7 डिवाइड बाई 48 एल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ये जेई का सवाल है 2020 का। आपको अगर आपने CET के भी सवाल सॉल्व किए तो ये सेम उसके जैसा ही सवाल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत आसान सवाल हो चुके जेई के, मतलब डे बाय डे सवाल इजी होते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़े पेशेंस रखने हैं बस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई का ही सवाल है, 2021 का सवाल है, उससे भी आसान। अगर आप खुद ट्राई करना है तो खुद ट्राई कर सकते हैं, सवाल सीरियसली आसान है, बहुत ही सिंपल है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत सिंपल है। देखो सवाल क्या है, 4 इक्वल मासेस m ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है, उन्होंने डायग्राम भी दी थी, एक स्क्वायर दिया है जिसके कॉर्नर्स पे 4 इक्वल मासेस रखे हैं, m मास रखा है उसके कॉर्नर्स पे, एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट किसको दिया है, ए, लेट मी चेक, ये A B C D ऐसे नाम दिए उसको, A B C and D, ओके। देखो A पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू। A पॉइंट में से एक एक्सिस पास रहा है जो कि DB को पैरेलल है, मतलब ऐसा एक्सिस इसमें से पास हो रहा है, DB को पैरेलल है, और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। तो देखो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास की वजह से होगा, इस मास की वजह से होगा, इस मास की वजह से होगा, सबका डिस्टेंस हमें पता करना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। तो हमें इसका मास m पता है, m पता है, m पता है, तीनों का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ये पता होना चाहिए, इसका ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप लोग ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखो अब डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ, कौन सा, ABC, ट्रायंगल ABC। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, ये साइड मुझे चाहिए ना, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए AC का, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² है ना। तो AB² कितना है, AC² इज इक्वल टू AB² है L² प्लस L², तो AC इज इक्वल टू कितना बनेगा, दैट इज़ 2L², और इसका मैं क्या लूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी, स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट लूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू मिलेगा √2L। देखो ये साइड मुझे कितनी मिल रही है, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड कितनी मिल रही है, √2L। बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से इतना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस सेंटर से है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि ये पैरेलल है ना इस लाइन को, इसका मतलब इसका जितना डिस्टेंस है इतना ही इसका डिस्टेंस है, इतना ही इसका डिस्टेंस है। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस √2L है तो यहाँ से ये कितना रहेगा, √2/2L रहेगा, इसका हाफ। मतलब देखो कौन सी साइड, इसको मैं O बोल देती हूँ, OA इज इक्वल टू कितना मिलेगा, √2/2L। तो इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2L, तो √2 गेट कैंसल, तो OA इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1/√2L। ओके, तो OA अगर मुझे 1/√2L मिल रहा है तो ये भी इतना ही रहेगा, 1/√2L, ये भी इतना ही रहेगा, 1/√2L, ये 1/√2L है, ये 1/√2L, सबका डिस्टेंस मुझे पता चल गया है। मैं बस अभी फॉर्मूला यूज़ करूँगी और उसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो ये I, इस एक्सिस के अराउंड जो I मुझे मिलेगा वो कितना रहेगा, देखो इस मास की वजह से mr² लिखेंगे हम लोग, तो m इंटू r² कितना है यहाँ पे, 1/√2L, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी L/√2 लिखो, या फिर उसका स्क्वायर है ना, mr² होता है ना, I का फॉर्मूला क्या होता है, mr², तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इंटू r² मतलब क्या, L/√2 का स्क्वायर, ओके, प्लस इसका हो गया। अब इसका कितना है डिस्टेंस, √2L है, तो हम लिखेंगे m इंटू √2L का स्क्वायर, प्लस इसका हो गया। अभी इसका देखो, ये भी कितना है, m इंटू
L/√2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू एल का स्क्वायर बनेगा L स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा और बचेगा बस 2, प्लस ये कितना होगा m इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल गया 2 बचा, L का स्क्वायर बनेगा, प्लस इसका क्या बनेगा सेम m इंटू एल स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 बचेगा। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके और अब ऑप्शन तुरंत आपको मिल जाएगा। I इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो ये ml/2 ml/2 कितना बनेगा, ml² बनेगा, हाफ ml² प्लस हाफ ml² कितना होगा 1 ml² प्लस ये कितना 2 ml², तो हाफ ml² प्लस हाफ ml², सॉरी ml² प्लस 2 ml² कितना बनेगा 3 ml², है क्या ऑप्शन 3 ml²। ऑप्शन सी बच्चों 2021 का सवाल है JEE का, और वो भी इतना आसान, ऐसा एक तो भी सवाल होता ही है। तो बच्चों अगर आपने ट्राई किया तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये JEE 2021 का सवाल है, पॉज करके आप लिखो, स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, 16 मार्च 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे MCQs नहीं आते, मतलब JEE में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बस इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको बस इंटीजर लिखना है। जैसे कल हमने और एक क्वेश्चन ऐसे एक्सेलरेशन के ऊपर सॉल्व किया था, सेम वैसा ही सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज अप्लाइड ऑन एन इंटरसेक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 2। मतलब देखो एक XY प्लेन लेना है हमें, ये XY प्लेन लिया हमने, XY प्लेन, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक प्लेन रखा है, प्लेन मतलब कुछ ऐसे है ना, एक ऐसा प्लेन हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा प्लेन रखा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक प्लेन रखा है परपेंडिकुलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट 2, 3, 4, मतलब एक पॉइंट है, मान लो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 2, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा, मान लो यहाँ पे z एक्सिस है, तो 2,0,0 ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, मान लो 2,3,4, ऐसा एक पॉइंट दिया है उन्होंने। तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से हम लोग क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर मान लो परपेंडिकुलर फोर्स F हम लोग लगा रहे हैं। मतलब ये क्या बन रहा है, टॉर्क ही तो बन रहा है। मतलब मान लो इमेजिन करो ये प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, राइट, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट होगा, मतलब टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाए तो कुछ ऐसे सिनेरियो है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका टॉर्क निकालना है। तो बच्चों टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R बार क्रॉस F बार, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके लिए आपको R बार भी पता होना चाहिए एंड F बार भी पता होना चाहिए। 1 मिनट है बच्चों, 1 मिनट, लेट मी चेक द वीडियो, यस इट इज़ ओके। तो टॉर्क इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार, ये फॉर्मूला, ये डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपको निकालना होता है। तो F बार उन्होंने ऑलरेडी देख के रखा है, कितना दिया है, F बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये उसका F बार का वेक्टर है। R बार हमें निकालना है। R बार हम कैसे निकालते हैं, 2 लाइन से, एक लाइन है तो उसका ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, मान लो इसको मैंने कुछ तो भी नाम दिया ए बी, तो ए बी ये R बार है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, R बार इज इक्वल टू x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 2i कैप बनेगा प्लस 0 माइनस 3j कैप बनेगा, y2 माइनस y1 0 माइनस 3j कैप बनेगा प्लस 0 माइनस 4k कैप बनेगा, 0 माइनस 4k कैप। ओके, तो R बार मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 0i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये मुझे R बार मिला। तो टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, R बार क्रॉस F बार। मतलब ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। हमेशा याद रखो 11 का सेकेंड चैप्टर, इसमें ये सब चीज़ें हैं। मैथमेटिकल मेथड्स में बताया क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉरी बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट यूज़ करूँगी। डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे पहले आप लिखोगे i कैप j कैप k कैप, इसका R बार क्या है 0 माइनस 3 माइनस 4, तो मैं लिखूँगी 0 माइनस 3 माइनस 4। इसका F बार क्या है 4 3 4, तो मैं लिखूँगी 4 3 4। बस इसको सॉल्व करना है और इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। टॉर्क बार इज इक्वल टू
आई कैप इंटू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन लेनी है। -3 4 ज़ा -12 एंड इट इज़ -4 3 ज़ा 12, मतलब ये वापस -12 ही आएगा। ओके, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, माइनस से दोनों को तो माइनस आएगा। माइनस जे क्या है, बीच का जो होता है उसको माइनस साइन देते हैं ब्रैकेट में। अब इस कॉलम को, इस रो को हाइड करो। 0 4 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस क्या बनेगा, +16 बनेगा, क्योंकि ये 4 -4 है तो ये +16 बनेगा। प्लस यहाँ पे अभी के कैप का ये कॉलम, ये रो हाइड होगा। 3 0 0 बनेगा एंड 4 3 ज़ा -12, माइनस माइनस क्या बनेगा, +12 के कैप। मतलब हमें टाउ बार इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ये 0, ये पूरा 0 बन गया तो ये 0 निकल जाएगा। माइनस ये क्या बनेगा, 16 जे कैप, और ये कितना बनेगा, +12 के कैप। ओके, तो देखो बच्चों, इसकी हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ बार इज इक्वल टू, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। मैथमेटिकल मेथड ज़रूर देखें, उसमें ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो ये -16 का स्क्वायर, इसकी कंपोनेंट का स्क्वायर हमें लेना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कितना बनेगा, -16 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर। अगर मैं -16 का स्क्वायर लेती हूँ तो -16 का स्क्वायर होता है 256 +12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये बनेगा दैट इज़ √400। क्लियर, तो 400 मतलब किसका स्क्वायर रूट हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 20। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है, लेट मी चेक अदर इट इज़ करेक्ट, यस, इसका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 20 न्यूटन पर मीटर। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ बार, यहाँ पे आप लिखोगे 20 न्यूटन मीटर। ये इसको कहा जाता है बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप जेई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तब आपके सभी बेसिक कंसेप्ट, सभी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, सभी बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो अलग अलग कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी आपका 2021 जेई मेन का सवाल था, जेई मेन 2021 का सवाल था। तो बच्चों आज मैंने सीईटी के कुछ क्वेश्चंस लिए, नीट के कुछ क्वेश्चंस लिए, जेई के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। होप्स आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी आप लोग ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना आप ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टॉपिक भी क्लियर होते जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगी और आपको टॉपिक आसान लगेगा। तो बच्चों आज की जर्नी हम यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सभी चैप्टर्स के वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।